be fixed into the tetrahedral holes of the crystal, A plus, and B माइनस। मतलब क्या है क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो। आप एक बार क्वेश्चन को रीड क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ये पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। और जब पूछे जाते हैं और ये अच्छा, अब इस कैटेगरी के बाद, इस टाइप की कैटेगरी के बाद क्वेश्चन पे मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा करने के बाद। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला यही बोल दिया ए बी जो स्ट्रक्चर है वो पूरे तरह से NaCl के। अब अपने को रेडियस रेशियो फिक्स हो गया कि भाई अब आपको जो लेना है 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में ही लेना है, रेडियस रेशियो फिक्स हो गया। ठीक है, ये अब उसके ऊपर से ये बोल रहा है क्या कि मैं अगर आपको रेडियस ऑफ कैटायन बोल रहा है कि अगर एनायन, रेडियस ऑफ एनायन जो है 241, इसमें बोल रहा है कि इस NaCl में ये A प्लस है और B माइनस है, तो रेडियस ऑफ जो है B माइनस एनायन का रेडियस 241.5 पिकोमीटर है। ये रेडियस बोल रहा है। तो बोल रहा है क्या कि पहले तो आप यही बताओ A प्लस की रेडियस क्या होगी, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मान लो जो भी इसका रेडियस आए, आप देख लीजिए इसका रेडियस ये है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहले करते हैं, पहले यही क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद रेडियस रेशियो। फिर उसके बाद ये खुद कह रहा है कि if the anion has the radius 241, what should be the minimum radius of cation? तो मिनिमम रेडियस ऑफ कैटायन का मतलब क्या हुआ बेटा, मिनिमम रेडियस ऑफ कैटायन, कैटायन की रेडियस कम कम हो, इसका मतलब है कि मैक्सिमम क्या हो बेटा, मैक्सिमम रेडियस ऑफ एनायन हो, तभी तो बेटा मिनिमम और मैक्सिमम पता चल पाएगा। इसके लिए रेडियस रेशियो की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0.414 होनी चाहिए। तो आर ऑफ कैटायन डिवाइड बाई आर ऑफ एनायन, ठीक है, तो 0.414, तो आर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इधर देखोगे तो 0.414, ठीक है, सॉरी 0.414 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आर ऑफ एनायन। तो कर लो बेटा, 0.414 मल्टीप्लाई व्हाट, आप 241.5। अगर इसका मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, आप बहुत ध्यान समझिएगा, तो you got the value of approximately 100 पिकोमीटर, लगभग आप 100 पिकोमीटर के करीब आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट अपने पास ये आ गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अब नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए बहुत ध्यान से। पहला पार्ट हो गया, कैन कैटायन having radius of 50 picometer be fixed into the tetrahedral holes। मतलब मैंने कह दिया कि अगर मान लो कि कैटायन, एक कैटायन मान लो बेटा, मान लेता हूँ एक कैटायन अपने पास है M प्लस कैटायन, जिसका रेडियस M प्लस आयन कैटायन है वो है बेटा 50 पिकोमीटर, ये कैटायन है। तो कह रहे हैं क्या इस पिकोमीटर का जो कैटायन है, क्या मैं इसको टेट्राहेड्रल होल्स में फिट कर सकता हूँ इसको। तो सबसे पहले आप ये निकाल लो कि इसको फिट कब कर पाओगे बेटा। मान लो जैसे बेटा आप 50 ये मेरे पास होल्स है, ये मान लो टेट्राहेड्रल वाइड्स है, अपने पास टेट्राहेड्रल होल्स है। अगर इसकी रेडियस, अब इस पे आप 50 पिकोमीटर का आप M प्लस फिक्स करने आ रहे हो इसके अंदर, बहुत ध्यान सुनो, फिक्स करने आ रहे हो M प्लस, तो ये तभी फिक्स कर सकते हो जब इसका जो रेडियस है टेट्राहेड्रल होल्स जो है वो, उसका जो रेडियस होना चाहिए या तो वो 50 पिकोमीटर से क्या हो बेटा ज्यादा हो, तभी तो आप 50 पिकोमीटर की चीज को इसके अंदर फिट कर सकते हो। अगर इस टेट्राहेड्रल होल्स जो है या वाइड्स जो है, इसकी जो स्पेस है वो 50 पिकोमीटर से कम हुआ, तो कभी भी आप इससे 50 पिकोमीटर से अगर कम हो गया तो 50 पिकोमीटर वाला चीज इसके अंदर नहीं रह सकते। तो सबसे पहले आप निकालो कि टेट्राहेड्रल जो कैटायन है उसकी रेडियस क्या है, क्योंकि आप कैटायन को फिट करने चल रहे हो कैटायन में, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा कि रियल में पहले ये तो चेक करना पड़ेगा ना अपने को। कह रहा है कि मैं 50 पिकोमीटर का कैटायन क्या मैं टेट्राहेड्रल वाइड्स के अंदर फिट कर सकता हूँ, ये अपने को करना है। तो सबसे पहले यही चेक करना पड़ेगा ना कि एक्चुअल में जो टेट्राहेड्रल होल्स है वो उसका रेडियस कितना है। तो टेट्राहेड्रल होल्स का जो आप लेते हो टेट्राहेड्रल होल्स के लिए वो वैल्यू क्या लेते हो आप टेट्राहेड्रल, अगर आपके पास होल्स है तो रेडियस रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स के लिए लेते हो, टेट्राहेड्रल्स के लिए
क्या होता है बेटा 0.225 से लेकर 0.414। तो आप क्या लोगे बेटा, पहले ही बोल चुके हैं ये लोग कि मिनिमम रेडियस ऑफ कैटायन लेना है। इसका मतलब सीधी सी बात है मैक्सिमम रेडियस ऑफ एनायन, ये चलता ही रहेगा। तो रेडियस रेशियो टेट्राहेड्रल के लिए क्या है बेटा 0.225। आप क्या कर रहे हैं कि कैटायन क्या इसको फिट कर रहे हो, तो सबसे पहले आप टेट्राहेड्रल जो होल है उसके कैटायन का रेडियस निकाल लीजिए। तो क्या जाएगा बेटा, आर ऑफ कैटायन डिवाइड बाई आर ऑफ एनायन इज इक्वल टू 0.225। तो आर ऑफ कैटायन निकालना है तो आर ऑफ एनायन मल्टीप्लाई 0.225। तो क्या जाएगा बेटा, आर ऑफ एनायन क्या दे रखा है पहले से ही, ये 241.5 मल्टीप्लाई 0.225। अगर आप इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा बेटा 54 54.3। हाँ, तो इतना पिकोमीटर। अब आप बताओ जिस टेट्राहेड्रल होल्स के कैटायन का रेडियस कितना है 54 पिकोमीटर है, और आप इसमें कितना 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 फिट करना चाहते हो 50। तो क्या इसमें फिट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बताओ। कर सकते हो ना बेटा, कर सकते हैं क्योंकि सर। इसका साइज ज्यादा और जो चीज, हाँ इसका साइज ज्यादा और जो चीज आप फिट करना चाहते हो वो ऑलरेडी कितना बेटा 50 पिकोमीटर का, तो आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर फिट कर सकते हैं। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे यस वी कैन फिट 50 picometer cation into tetrahedral holes। टेट्राहेड्रल होल्स में मैं इसको फिट कर सकता हूं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट है बेटा, चाहे जितनी बार वी लिख लीजिए और उसके बाद लास्ट में इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कहने काबिल नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस पूरे चैप्टर का वो यही है, ये ध्यान रखिए। और इससे मतलब ये ध्यान रखिए बेटा कि जैसे इसने बोर्ड ने और कंपटीशन ने और ऑब्जेक्टिव वालों ने कसम खा रखी है कि हम इससे तो देंगे ही देंगे, चाहे जितनी बार बेटा वी लगा लीजिए, कि इतना इंपॉर्टेंट है, इससे श्योर क्वेश्चन आता है। और वो कॉन्सेप्ट आपके सामने है, वो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल की डेंसिटी को कैलकुलेट करना है अपने को। ये इतना इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि ये कैलकुलेशन भी बहुत करवाता है, फिर भी इसके रिलेटेड में जितनी भी कोशिश करूंगा छोटी छोटी चीजें आपको कवर करा दूं ताकि आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाए। अपने को क्यूबिक क्रिस्टल की डेंसिटी, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, कौन बताएगा बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल कर रहे हैं तो एक यूनिट सेल के लिए पहले निकालते हैं भाई। पूरे क्यूब क्रिस्टल के लिए निकालने से अच्छा है आप एक यूनिट सेल का निकालो, और जितना एक यूनिट सेल का निकालोगे तो वही डेंसिटी पूरे क्रिस्टल की भी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल क्या हो जाएगा, मास ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक यूनिट सेल ऐसे लिख लो, और क्या हो जाएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब एक चीज बताओ, अगर यूनिट सेल क्यूब है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और वो क्यूब है तो वो तो सीधा सीधा ए क्यूब होगा बेटा। वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा ए क्यूब, सबको पता है बेटा कि क्यूबिक है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब होता है, तो ये तो हो गया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा अपने को मास निकालना है। तो चलिए मास के लिए, तो मास ऑफ यूनिट सेल, पूरे यूनिट सेल का मास निकालना है। तो पूरे यूनिट सेल का मास कैसे निकालोगे, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो बेटा बहुत ध्यान से सुनो, आप मेरी एक बात सुनो, जैसे आप यहाँ पे सोचो, एक बेटा मैंने ऐसा बहुत ध्यान से सोचिएगा समझिएगा तभी आपको आंसर मिल पाएगा इस कॉन्सेप्ट का। ये अपने पास है, मान लीजिए बेटा इसमें मैंने ऐसे ब्रिक्स लगा रखे हैं, ठीक है, इसमें 100 ब्रिक्स हैं टोटल। ये छोटा सा मैंने कुछ बनाया है,
और इसमें एक ब्रिक्स ये है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो आप बताओ, अगर एक ब्रिक्स का मैंने ग्राम दे रखा, 20 ग्राम का एक ब्रिक्स है और इसमें 100 ब्रिक्स हैं, बताओ इस पूरे सिस्टम का कितना वेट होगा, वेट ऑफ कंप्लीट सिस्टम। कंप्लीट सिस्टम क्या होगा बेटा, एक पर ब्रिक, ये पर ब्रिक है बेटा, पर ब्रिक्स, एक ब्रिक्स का वेट कितना बेटा 20 ग्राम, और टोटल ब्रिक्स कितने इसमें बेटा 100। तो और फिर ये मैं पूछ रहा हूँ, ये टोटल 100 यानी पूरे सिस्टम का वेट कितना होगा, एक ब्रिक मल्टीप्लाई जितने भी ब्रिक्स हैं उनका। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ सिंगल ब्रिक मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स यही क्या होगा आपका, वेट ऑफ द ब्रिक्स होगा, कंप्लीट सिस्टम होगा। तो ये कितना बेटा 100 मल्टीप्लाई 20, तो कितना होगा 2000 ग्राम, यानी कुल मिला के 2 किलोग्राम होगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने समझाया आपको, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के दम पे मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ, ठीक है। मास ऑफ यूनिट सेल, ये मेरे पास यूनिट सेल है बेटा, ठीक है, बहुत ध्यान समझिए। ये यूनिट सेल है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे इसके अंदर सारे एटम्स हैं, और ये एटम किसी न किसी एलिमेंट के बने होते हैं, ठीक है। तो एक एटम का वेट निकाल लूं, एक एटम का वेट कितना है ये, अब मल्टीप्लाई इसके अंदर टोटल एटम कितने हैं। समझ पाए कि पूरे यूनिट सेल है ना, पूरा का पूरा ये यूनिट सेल है बेटा, समझिएगा, पूरा का पूरा यूनिट सेल है। अगर मैं एक एटम का वेट निकाल लूं और मल्टीप्लाई ये कर दूं कि इसके अंदर जितने भी एटम है सब मल्टीप्लाई कर दूं, तो पूरा यूनिट सेल का वेट आ गया। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल मल्टीप्लाई मास ऑफ ईच एटम, मास ऑफ ईच एटम। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे बेटा, जेड से। और एससीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती थी बेटा 1, और उसके लिए बीसीसी के लिए कितनी होती थी बेटा 2, और एफसीसी के लिए कितनी होती थी बेटा 4। इसको भी दोबारा भी लिखेंगे, इसीलिए कहा जो पुराना इंफॉर्मेशन है, पुराना डेटा, उसको ये यूज करता है। आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, किस तरह से इसको क्या करना है। आगे देखिए, अब क्या आ गया, एटम्स इन यूनिट सेल जेड हो गया, मास ऑफ ईच एटम, ठीक है। अब हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा हर एक एटम का मास कितना है, ठीक है। मास ऑफ वन एटम, ईच मतलब बेटा वन एटम, ठीक है, या आप इसे लिख सकते हो, आगे चले तो हम यहाँ पे लिख दे रहे मास ऑफ वन एटम। एक एटम का मास क्या होगा, मास इज इक्वल टू क्या होता है, एटम है तो एक एटम का मास, अगर आपको निकाल, मोल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है, ठीक है। एटम एक है मास, तो 1 में एवोगाड्रो नंबर, और डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा इसका मॉलिक्यूलर मास, क्या होगा यहाँ से देखिए आप लोग पढ़े होंगे, तो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एटम का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि एटम संख्या 1/n है, तो m इसमें क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा मास ऑफ ईच मतलब होता है 1, वन एटम क्या हो जाएगा बेटा 1 एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा Na, एवोगाड्रो नंबर। ये मिल गया मुझे। अब क्वेश्चन अपने पास आ गया फर्दर वही पे कि मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल, पीछे मैंने लिखा था देखो बेटा, मास ऑफ यूनिट सेल देख लो आप। तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या था, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कितना था बेटा जेड, और मास ऑफ ईच एटम। तो नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग किससे दिखाते हैं, जेड से, और मास ऑफ एम मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय Na। अब आ गया बेटा अपने पास क्या, मास ऑफ यूनिट सेल। ऊपर क्या था बेटा, यही तो पूछ रहा था, मास ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल कितना बेटा निकाल लिया, और वॉल्यूम में निकाल लिया। तो अब देखिए अपने पास क्या जाएगा, डेंसिटी डी लगा दो, या रो भी कब बुक में, कई जगह बुक में रो भी लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप डी लगा लीजिए, बहुत सफिशियंट है। तो क्या था बेटा, मास
यानी Z मल्टीप्लाई M डिवाइडेड बाई Na। उसके बाद क्या था बेटा, वॉल्यूम यानी AQ। अब एक इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान समझिएगा। मैं इसी को पलट रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे करा बता रहा हूँ आपको किस तरह से क्या होने वाला है। तो देखिए जो अपने पास आ गया, क्या इंफॉर्मेशन है, डेंसिटी इज इक्वल टू जो आया अपने पास वो है बेटा कि मतलब मास। तो क्या आया, आप देख लीजिए, M मल्टीप्लाई, ठीक है, Z डिवाइडेड बाई, या Z मल्टीप्लाई M कर दो, AQ। यही अपने पास जानकारी आ गई। एक मिनट, हाँ ठीक है। और मल्टीप्लाई क्या जाएगा बेटा, Na, ठीक है। ये अपने पास आ गया जानकारी से रिलेटेड, और Na की वैल्यू आपको पता है। तो देखिए मैं इसे दिखा दे रहा हूँ आपको, सारा चीजें एक एक बताऊंगा। और इसकी जो यूनिट है, मैंने A इसमें ले रखा बेटा सेंटीमीटर में, तो इसकी यूनिट जो बनेगी बेटा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो M है वो क्या है बेटा, मोलिकुलर एटॉमिक मास, ऐसे लिख लो, एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास, ठीक है, मोलिकुलर मास है। और जो Z है वो है बेटा नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल। अभी Z के बारे में डिटेल जानकारी देने वाला हूं। ए क्या है बेटा, एज लेंथ है आपका, एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। उसके बाद जो है Na क्या है बेटा, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। Na आपका क्या है, एवोगाड्रो नंबर है। ये अपने पास जानकारी आ गई। तो चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या है। Na की वैल्यू तो सबको पता है, 0.6022 क्रॉस 10 टू पावर 23 होती है, ये Na की वैल्यू होती है। आगे देखते हैं क्या और सारी जानकारी से रिलेटेड है। तो अपने को ये जानकारी मिल गई है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इफ इन क्वेश्चन इज गिवन, ठीक है, एक क्वेश्चन में अगर दिया है ए इन पिकोमीटर, ए पिकोमीटर में दे रखा है, तो क्या हो जाएगा कि एक पिकोमीटर में उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा। पिकोमीटर को अपने को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो एक पिकोमीटर जो होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होता है। अब आप देखिए यही सबसे ज्यादा आपको मिलने वाला है, पिकोमीटर को ज्यादा ही परेशान करेगा, इसलिए मैं इसके लिए एक्सप्रेशन ही लिख देता हूं। तो अब यानी ये आपका पिकोमीटर में है, तो उसको सेंटीमीटर में करेंगे। तो अब देख लीजिए, आप उठा के ए की वैल्यू यहाँ रखो आप, तो डी आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, डी जेड मल्टीप्लाई एम डिवाइडेड बाई ए, आपके पास 10⁻10 सेंटीमीटर, मतलब आप ए ले लीजिए, आपका है इस तरह से, पिकोमीटर में था तो मल्टीप्लाई ए का होल क्यूब हो जाएगा बेटा। ए की यूनिट क्या पहले पिकोमीटर में थी, मैंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा आपका पास Na, तो कुल मिला के क्या आएगा, D इज इक्वल टू, ये 30 हो गया, ऊपर चला जाएगा, Z मल्टीप्लाई M, ठीक है बेटा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा ए क्यूब मल्टीप्लाई Na। कैलकुलेशन थोड़ा होता है इसके अंदर, 10⁻30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके पास यहाँ पे मिल गया। तो याद रखिएगा, अगर A आपका किस में है, इफ A इज इन पिकोमीटर, तो अगर आपका A पिकोमीटर में है तो आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके किस तरह से काम करोगे, तो आप ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा, ठीक है। और अगर ए ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही सेंटीमीटर में है तो आप ये फॉर्मूला लगाइए आपको। अगर पिकोमीटर में तो ये होगा, देख लो, जैसे हमने कुछ डेटा लिख देता हूँ आपके पास, कुछ जानकारी की, अगर पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कैसे, जैसे यहाँ पे है बेटा। तो पहला पॉइंट में लिखता हूँ, एक पिकोमीटर 10⁻10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। मान लो 1 नैनोमीटर दे दिया, तो 1 नैनोमीटर क्या हो जाएगा बेटा, 10⁻7 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए अपने पास अगर 1 आंगस्ट्रॉन दे दिया, तो 10⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास इससे रिलेटेड जानकारी आ गई। उसके बाद बेटा चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जेड के रिगार्डिंग जानकारी। सेकंड है जेड रिलेटेड। बेटा अगर वो SCC सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक है, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक सेल मान लो, तो इसके लिए जेड की वैल्यू 1 होगी बेटा। अगर वो फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, तो फेस सेंटर्ड है
तो उस फेस सेंटर्ड के दो एग्जाम्पल रखे जाएंगे यहाँ पे। फेस सेंटर्ड के दो एग्जाम्पल, एक फेस सेंटर्ड होगा, कई बार नहीं लिखता तो ZNS मानिएगा, और NaCl। NaCl देखिए बेटा NaCl, तो इस केस में जो Z लिया जाएगा वो बेटा 4 लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन बेटा अगर वो BCC है, BCC में केवल थोड़ा सा याद रखना है, अगर वो CSCl हो गया, BCC CSCl में आएगा, तो इसी केस में प्लीज आप याद करिए Z इज इक्वल टू 1 लिया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, BCC के लिए Z की वैल्यू 2 होती है, लेकिन CSCl के केस में आप केवल Z इज इक्वल टू 1 लेंगे। यहाँ आपके सिलेबस में नहीं है, ऐसा क्यों, ये नहीं लिखा गया है, इसलिए समझाऊंगा नहीं ऐसा क्यों। CSCl के सिवाय अगर कोई भी एग्जाम्पल है और BCC बोल रहा है तो Z इज इक्वल टू 2 लिख लीजिएगा। अगर BCC में बोल रहा है CSCl तो आप Z इज इक्वल टू 1 लिखिएगा। जरूर समझिए, अगर वो CSCl लिख दिया तब भी Z इज इक्वल टू 1, अगर BCC लिख दिया, CSCl नहीं लिखा है तो Z इज इक्वल टू 2 लिया जाएगा। BCC विद CSCl ऑलवेज कंसीडर Z इज इक्वल टू 1। तो Z की प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता आपको आनी चाहिए, समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो Z आपके पास मिल गया जानकारी के लिए, एक दो जानकारी और ले लेते हैं हम, ठीक है। तो ये अपने पास जानकारी, मान लीजिए बेटा इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है बेटा, आयनिक कंपाउंड A प्लस और B माइनस, ये आयनिक कंपाउंड A भी आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। और ये बोल दिया हैविंग FCC, ठीक है, FCC स्ट्रक्चर, हैविंग FCC स्ट्रक्चर, तो लाइक एज बेटा, लाइक एज NaCl, इसका एग्जांपल है बेटा जैसे NaCl, Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। देन एज लेंथ, देन एज लेंथ जो होगा, एज लेंथ कैसे निकालोगे, ए इसका दे रखा है, तो जो एज लेंथ आएगा इसका आर, मतलब A इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई R ऑफ कैटायन प्लस R ऑफ एनायन, ये आएगा। मतलब ऐसे इसका ये वैल्यू गिवन होगी अगर तब, ठीक है, हम इसको ऐसे लगाएंगे। ये प्लीज याद रखिएगा NaCl के केस में, जैसे BCC में CSCl के केस में आप Z इक्वल टू 1 रखे थे दिमाग के, उसी तरह से NaCl के केस में आप क्या करोगे, अगर Na प्लस और Cl माइनस का रेडियस दे रखा है और पूछ रहा है इसका एज लेंथ कितना होगा, ये निकालना आपको पड़ेगा, क्योंकि बेटा बिना एज लेंथ निकाले आप डेंसिटी नहीं निकाल सकते हो, तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, मान लीजिए फॉर NaCl, अगर NaCl है तो NaCl ही 2 मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ Na प्लस प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस, ये जरूर लगाइएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अब दो तीन चीजें और करा देता हूं, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे बेटा कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, अगर आप एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, तो इसके लिए हम बात करते हैं, ठीक है, एटॉमिक रेडियस कैलकुलेशन के लिए। अभी इसकी जरूरत नहीं, इतना जितना मैंने बता दिया उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, फिर भी एक थोड़ी सी जानकारी बताना चाहता हूँ बस, और इसी को थोड़ा दिमाग के अंदर रखें, कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। इसके बाद अपना केवल एक ही चैप्टर, एक ही टॉपिक बचेगा, वो है डिफेक्ट इन क्रिस्टल। तो डिफेक्ट इन क्रिस्टल हम लोग कल डिस्कस करके पूरा खत्म कर देंगे, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत जल्दी भी कवर हो जाएगा वो, ठीक है, और कल ये चैप्टर आपका खत्म भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है, सिंपल क्यूबिक के लिए अगर आप रेडियस निकालना चाहते हो तो तीन चीजें हैं, एक है बेटा SCC सिंपल, एक है बेटा FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एक है बेटा अपने पास BCC, ये तीन लोग हैं, इनके लिए अगर आप रेडियस निकालना चाहते हो तो A/2 होगा। कई बार वो पूछ लेता है इसमें रेडियस निकालो तो क्या होगा, R इक्वल टू A/2, इसमें क्या होगा A/2√2 होगा, ये लिखवाया भी मैंने, और इसमें क्या होगा बेटा आपका R इक्वल टू A√3/4 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट पास कैलकुलेशन ऑफ आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियाई, अगर आप भाई देखो, ये तो इस टर्म में हो गया जब कोई आयंस नहीं था तब यह हाल है, अगर आयनिक रेडियस के टर्म में दे रखा है तो कैसे निकालोगे, बहुत ध्यान रखिएगा। आयनिक रेडियस के टर्म में अगर है अपने पास तो इसमें ध्यान रखना केवल दो ही लोगों के लिए काम करना है, FCC और BCC, इनके लिए बॉडी सेंटर,
और उनके लिए। तो इसके लिए क्या होगा, अभी मैंने बताया आर ऑफ कैटायन प्लस आर ऑफ एनायन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, A/2। मतलब वही बात हुई ना, एज लेंथ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आर ऑफ कैटायन प्लस आर ऑफ एनायन। ठीक है, दोनों बात एक ही है बेटा, क्लियर है। आप इसको यहाँ C प्लस लिखा हूँ, यहाँ प्लस लिख दिया, दोनों ही कही है। अगर यही चीज आपके पास इधर है तो क्या लिखोगे, आर ऑफ कैटायन प्लस आर ऑफ एनायन इज इक्वल टू A√3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। इसमें बॉडी सेंटर के लिए एज लेंथ अभी अगर आपको निकालना है, आयंस में है तो एज लेंथ ये इसका हम यूज करेंगे बेटा, इसमें भी निकालना है। मतलब मान लीजिए बॉडी सेंटर में CSCl के बारे में जानकारी दे रखा है तो आप यहाँ से इसको यूज करेंगे। CS प्लस की रेडियस दे रखा है, Cl माइनस की। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से करेंगे, तब आपको एज लेंथ निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई 2/√3। अब आर ऑफ प्लस प्लस आर ऑफ माइनस ये लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया जानकारी। तो हम पहला जो क्वेश्चन इस पे डिस्कस कर रहे हैं वो तैयार हो जाइए आप सब लोग आंसर देने के लिए इस पहले क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इस पे, वो क्या है क्वेश्चन, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। सब लोग लिखिएगा बेटा, लिखोगे तो आप लिखने के, जब आदमी लिख के क्वेश्चन सॉल्व करता है ना तो वो बहुत सारी चीजें सीखने पे लग जाता है, क्योंकि उसकी मिस्टेक भी उसको पता चलती है कहाँ पे। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, आप केवल सुन रहे हो तो उससे नहीं आने वाला कुछ भी। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ NaCl, समझ गए ना। NaCl की एज लेंथ खुद ही दे रहे हैं ये लोग, समझ जाइएगा। ना तो Na प्लस का दे रखा, ना तो Cl माइनस का। अगर Na प्लस का कैटायन का Na प्लस का रेडियस दे दे, Cl माइनस का रेडियस दे दे, तो कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी रेडियस को जोड़ के। ठीक है, तब एज लेंथ आएगा। ठीक है, ये खुद बोल रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है बेटा, क्रिस्टल लैटिस इज 5.6 आंगस्ट्रॉन। देख लो बेटा, आंगस्ट्रॉन आ गया। अब आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आगे देखिए बेटा, द डेंसिटी इज, ऐसे लिखो, द डेंसिटी इज 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप खुद ही देखिए बेटा, एज लेंथ तो ये आंगस्ट्रॉन में दे रहा हूँ, डेंसिटी किस में दे रहे हैं, सेंटीमीटर में दे रहे हैं। तो आपको सबसे पहले यूनिट के लिए काम करना पड़ जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल, find the number of formula of unit cell of NaCl, फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल। देखो बेटा, इस नंबर ऑफ फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल ऑफ NaCl, इसी को बोलते हैं बेटा Z। आपको Z निकलवा रहा है, आपसे चाह रहा है, तो खुद ही देख लिए बेटा। तो चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे बड़ी बात तो ए देखो, ए कितना दे रखा है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो, 5.6 आंगस्ट्रॉन दे रखा है। इसको पिकोमीटर में, सेंटीमीटर में लाओ, क्योंकि आपका डेंसिटी इसमें है। तो क्या हो जाएगा बेटा, 5.6 क्रॉस 10⁻⁸ सेंटीमीटर आ गया। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि बेटा आप किस तरह से एक आंगस्ट्रॉन, देखो एक आंगस्ट्रॉन में कितना सेंटीमीटर, 10⁻10 मीटर होता है। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है बेटा, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से देखो, तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो 10⁻⁸ इसे कर दो तो सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें 100 ऊपर मल्टीप्लाई 100 नीचे कर दोगे तो अपने आप आपको आंसर 10⁻⁸ मिल जाएगा। आपके पास ये आंसर बहुत बढ़िया रह जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास आ गया ये, एज लेंथ भी पता चल गई। ठीक है, और डेंसिटी इन्होंने दे रखा ऑलरेडी। तो डेंसिटी जो है इसके लिए कितनी दे रखी है इन्होंने बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब Na की वैल्यू देखो, Na तो ऑलरेडी 6.022 क्रॉस 10⁻23 होता है। अब इस चैप्टर में Na 6.022 क्रॉस 10⁻22 मत यूज करना, केवल 6 क्रॉस 10⁻22 यूज करना। मैं आपकी कैलकुलेशन कम से कम करना चाहता हूँ, इसलिए आप केवल यही यूज करिएगा, ये मत यूज करिएगा। थोड़ा बहुत आंसर में आपके डिफरेंस आएगा, वो भी पॉइंट में आएगा। इसलिए एग्जामिनर जो इस क्वेश्चन को चेक करेगा, आंसर देगा, वो आपको फुल नंबर देगा, क्योंकि उसे भी पता है इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है। ठीक है, अब चलिए आपको कैलकुलेट क्या करना है यही चीज देखते हैं हम लोग। अब आते हैं अपने पास मौलिक, अब डेंसिटी का फॉर्मूला अपने आप पता चल जाए आपको क्या बच रहा है। डी इज इक्वल टू क्या होता है, जेड मल्टीप्लाई एम।
डिवाइड बाई ए क्यूब मल्टीप्लाई एन ए होता है। ठीक है, अब देखिए हम करेंगे ये सारी चीजें वन बाई वन। ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का फॉर्मूला है जब ए आपका सेंटीमीटर में हो। अपने को एम नहीं पता तो एम ऑफ NaCl क्या हो जाएगा बेटा, निकाल लीजिए। सोडियम का 23, सीएल का 35.5, तो कुल मिला के 58 पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा 5। हाँ, ये अपने पास मोलिकुलर मास ऑफ NaCl आ गया। तो आपको क्या निकालना है, जेड निकालना। जिसको निकालना पहले उसका फॉर्मूला सेट कर लो। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, जेड इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई ए क्यूब मल्टीप्लाई एन ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, एम हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए। सबसे पहले जो निकालना है उसका फॉर्मूला बनाया। अब डी कितना बेटा 2.2। अब ए देखो, ए कितना दे रखा है बेटा, निकाला था हमने 5.6, यही था ना ए। हाँ जी, ए जो दे रखा है 5.6 क्रॉस 10 टू पावर माइनस कितना है बेटा 8। इसको कर लो सेंटीमीटर में क्यूब हो गया। अब इसके बाद बेटा Na 6 क्रॉस 10 टू पावर 23 कर लो, डिवाइडेड बाई क्या कर लो, मॉलिक्यूलर मास 58.5। आप खुद ही समझ पा रहे हो कैलकुलेशन कितना। इस टॉपिक की सबसे बड़ी यही कमी है कि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, यही चीज। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे बेटा तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो ये